नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सल्तनत कालीन धार्मिक अवस्था के बारे में चर्चा कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। या कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूपेण पढ़कर प्रांतीय शासन व्यवस्था में हम लोग घुसेंगे या प्रांतीय राज्यों में हम लोग घुसेंगे, क्योंकि जब तैमूर आक्रमण होता है तो तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और इसका लाभ उठाकर छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले है कि फिरोज शाह ने 1200 फलों के जो है बाग लगवाए थे। क्या? फिरोज शाह। हम क्या महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 क्या? फिरोज शाह 1200 फलों वाले बाग लगवाए थे। ठीक है, और आप देखेंगे साथ ही साथ उसने 2 नहर, एक नहर था राजवाही तथा दूसरा क्या था? उलूग खानी। क्या? राजवाही। साथ ही 2 नहर कौन? राजबानी एवं कौन? उलूग। राजबानी एवं उलूग खानी नामक 2 नहरें, ठीक है, खुदवाई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रहट या अरहट। रहट या अरहट। ठीक है, रहट या अरहट का पहला विस्तृत विवरण कहां मिलता है? पहला विस्तृत विवरण कहां मिलता है? 16वीं पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। ठीक है, बाबरनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। किसका? रहट या अरहट का पहला उदाहरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख भारत में तीसरा। भारत में चरखे का, बापू के चरखे का पहला भारत में चरखे का पहला लिखित जो है उल्लेख कहां मिलता है? लिखित उल्लेख इसामी एक कौन है? इतिहासकार हैं। इसामी के ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? फुतूह उस सलातीन। क्या?
फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ में मिलता है। ये किसका ग्रंथ है? ये है इसामी का ग्रंथ। किसका? इसामी नामक ठीक है, इसामी नामक इतिहासकार ने फुतूह उल सलातीन लिखा था और उसमें जो है चरखे का, ठीक है, किसका? चरखे का पहला उल्लेख, लिखित उल्लेख फुतूह उल सलातीन में मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे सल्तनत काल में व्यापारियों के समूह को, ठीक है, चार, सल्तनत काल में व्यापारियों के सल्तनत काल में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास क्या कहा था? तुजार ए खास कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे सल्तनत काल में चार पहिया वाले रथ, सल्तनत काल में चार पहिए वाले रथ व इक्का गाड़ी, ठीक है, चार पहिए वाले रथ या इक्का गाड़ी का उल्लेख मिलता, ठीक है, इसका उल्लेख सल्तनत काल में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सल्तनत काल में जो बटाई होती थी, बटाई मतलब कर वसूलने की पद्धति थी, बटाई कर वसूलने की पद्धति थी, ठीक है, को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता किस्मत ए गल्ला। बटाई को जो क्या थी? कर वसूलने की एक पद्धति थी, उसे कहा जाता था क्या? मैं बता चुका हूं, किस्मत ए गल्ला। क्या? किस्मत ए गल्ला या वाह, या ना कहिएगा वाह, गल्ला मंडी व हासिल। किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी, मैंने क्या लिखा? गल्ला मंडी, सॉरी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी हासिल। ठीक है, ये तीनों बटाई क्या था? बटाई जो है कर वसूलने की एक पद्धति थी। बटाई जो कर वसूलने की एक पद्धति थी, उसे सल्तनत काल में किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी या गल्ला ए बख्शी या हासिल, इन तीन नामों से जाना जाता था। ठीक है, एक विद्वान है बारथेमा। क्या? बारथेमा, इनके अनुसार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने खंभात के सुप्रसिद्ध रेशम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किस पे? कौन? अलाउद्दीन खिलजी, खंभात के रेशम पर क्या करा था? नियंत्रण स्थापित कर
लिया था। कौन कहता है? ये बारथेमा एक विद्वान है, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुप्रसिद्ध खंभात के रेशम पर क्या करा था? नियंत्रण जो है स्थापित कर दिया था, या नियंत्रण लगा लिया था। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सल्तनत काल में लाहौर एवं क्या? बयाना। लाहौर एवं बयाना। लाहौर एवं बयाना ये क्या थे? ये नील के लिए प्रसिद्ध जो है थे। ठीक है। अब देखेंगे कि सल्तनत काल में, मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में क्या कहता? दिरहम कहा जाता था। तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इस्लामी राज्य में जो मुसलमानों की कृषि भूमि थी, क्या? जो इस्लामी राज्य में मुसलमानों या मुस्लिमों की कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? कृषि भूमि को ऊसरी भूमि, क्या? ऊसरी भूमि कहा जाता था। सदका एक धार्मिक कर था, मैं बता चुका हूं, फिर भी जानते रहिए। सदका जो है एक धार्मिक कर था। और आप देखेंगे कि बलवन ने अपने बेटे शाहजादा मोहम्मद को सलाह दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या सलाह दी थी? उसने कहा था न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, रैयत तथा चुने हुए राज्य के अधिकारी क्या होते हैं? राज्य के स्तंभ होते हैं। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए, यदि इनमें से एक स्तंभ भी कमजोर हो जाए तो क्या होगा? राज्य का पतन हो जाएगा, राज्य का अंत हो जाएगा, राज्य का विनाश हो जाएगा। कौन कहता है? ये बलवन अपने बेटे शाहजादा मोहम्मद से कहता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक है विद्वान लेनपूल, एक विद्वान है लेनपूल। लेनपूल कहते हैं कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। ये किसके बारे में? मोहम्मद तुगलक के बारे में कौन कहता है? लेनपूल कहते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं सल्तनत कालीन कुछ शब्दावलियां हैं। ठीक है। सल्तनत कालीन कुछ शब्दावली हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या देखेंगे हम? कुछ महत्वपूर्ण, क्या? दिल्ली सल्तनत की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है। महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे इतलाक, ध्यान दीजिएगा, जैसे इतलाक। इतलाक क्या था? सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि थी। क्या था? सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि को क्या कहा था?
इतलाक कहा जाता था। इसके बाद एक शब्द आता है इबरार। एक शब्द क्या आता है? दूसरा इबरार। इबरार जो है विद्वानों एवं संतों आदि को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। किसको? विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली क्या थी? दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या कहते थे? इबरार कहते थे। इसके बाद एक नाम आता है कुब्बा। क्या नाम आता है? तीसरा क्या आता है? कुब्बा। एक नाम आता है कुब्बा। कुब्बा क्या था? कुब्बा जो है उत्सव आदि के समय मार्गों में बनाने वाले जो तोरण द्वार या गुंबद होते थे। क्या? उत्सव में मार्गों पर तोरण द्वार या गुंबद जो बनाए जाते थे उसे क्या कहते थे? उसे हम कुब्बा कहते थे। इसके बाद एक नाम आप देखेंगे आता है कुफ्र। क्या? कुफ्र। चौथा एक नाम आता है कुफ्र। अब कुफ्र क्या है? अल्लाह या कुरान में, ठीक है, अल्लाह या कुरान में विश्वास रखने वाला क्या था? कुफ्र था। ठीक है, रखने वाला कुफ्र कहा जाता था। इसके बाद एक नाम आता है खानखाह। एक नाम आता है खानकाह। एक नाम आता है खानकाह। ये क्या था? यह जो है जो सूफी संत होते थे, सूफी संत के कामकाज तथा आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र। ठीक है, खानकाह क्या होता था? सूफी संतों का आध्यात्मिक चिंतन केंद्र या कार्य क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या कहते थे? उसे खान का कहा जाता था। इसके बाद एक नाम आप देखेंगे, क्या? ये तो बहुत सभी लोग जानते हैं। क्या? खान। छठा खान। ठीक है, खान। खान क्या था? खान जो है सरखेलों, सिपाह सलारों, अमीरों व मलिकों या मालिकों का अधिकारी होता था। ध्यान लीजिएगा, किसका किसका? सरखेल, सरखेल, फिर सिपाह सलार, फिर सिपाह सलार के बाद अमीर, अमीर के बाद मलिक। इन सब का क्या था? अधिकारी जो है खान होता था। ठीक है, फिर आप देखेंगे खालसा भूमि। ये बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सुल्तान के अधीन भूमि जिसकी आय सीधे राजकोष में जाती थी, जमा होती थी, उसे क्या कहते? उसे खालसा की भूमि कही जाती थी। इसके बाद आप देखेंगे खासा खेल। क्या? खासा खेल। खासा खेल होता था शाही महल। शाही महल की रक्षा हेतु जो सेना होती थी, शाही महल
शाही महल की रक्षा हेतु सेना जो है क्या कही जाती थी, उसे खासा खेल कहा जाता था। खासा खासा खेल कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे खिरका, आठवां क्या, खिरका। खिरका खिरका क्या था, शेखों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र। शेख जो है, जो ऊपर वस्त्र पहनते थे, ऊपरी वस्त्र को खिरका कहा जाता था। इसके बाद नाम आता है जिम्मी। जिम्मी आप जानते हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जिम्मी जो है, जब विजित स्वतंत्र राज्य की जनता इस्लाम स्वीकार करने की अपेक्षा जजिया कर देना स्वीकार कर ले, उसे क्या, उसे जिम्मी कहा जाता था। जैसे कि हमने किसी राज्य पर आक्रमण किया और जबरन जब मैं जीत गया, उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया, तो मैंने जितने भी गैर मुस्लिम हैं सबको इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लो, या तो आप धार्मिक कर दो, जजिया कर दो। तो जिसने दे दिया, उसने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, कर दे दिया, तो क्या, उसे क्या कहा गया, उसे जिम्मी कहा गया। ठीक है, उसे ही जिम्मी कहा गया। इसके बाद एक नाम आता है तजकीर। या बहुत बार सुने हो, बहुत बार सुने हो, रोज बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्मोपदेश। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्मोपदेश। इसके बाद आता है दबीर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है नौवां, अब दबीर। दबीर क्या है, दबीर है शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी। क्या, शाही पत्र व्यवहार का, शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी जो है दबीर कहलाता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नायब बारबक, सॉरी नायब दशा, नायब बारबक। नायब बारबक क्या होता था, ये दरबार के कार्यों का अधिकारी होता था। दरबार के कार्यों का अधिकारी जो है क्या होता था, नायब बारबक। इसके बाद एक शब्द आता है नौबत। क्या आता है, 11वां, अब नौबत क्या है, नौबत है विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे नगाड़ा, तुहरो, बांसुरी, बिगुल, झांझ आदि का सामूहिक नाम। नौबत जो है इन सब का सामूहिक नाम था। किनका किनका, नगाड़ा, बांसुरी, तुहरो, बिगुल, झांझ। याद करिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद एक नाम आता है, क्या आता है, पायक। क्या आता है, पायक। पायक क्या था, पैदल सैनिक। पायक जो है पैदल सैनिक था। इसके बाद फिर फतवा, आज भी सुनते हो कि फतवा जारी हो गया। क्या, फतवा क्या है, शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय। फतवा शरीयत के आधार पर क्या, किसी समस्या के समाधान,
किसी के समस्या के समाधान का निर्णय जो है फतवा होता था। जैसे कुछ होता नहीं है कि भैया फला काजी ने फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी मतलब कि जो शरीयत, जो उनका इस्लाम कहता है, जो उनका शरीयत कानून कहता है, उसी के अनुसार वो कह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, सभी मुस्लिम इसका पालन करें। तो क्या होता है? ये फतवा होता है। ठीक है। इसके बाद एक नाम आता है फिका। क्या आता है? फिका। फिका। अब फिका क्या होता है? इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान जिसे होता है, इस्लामी धर्म नीति का जिसे ज्ञान होता है उसे क्या? फिका कहा जाता है। इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान ही फिका है। इसके बाद आता है बरीद। बरीद बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। क्या है बरीद? समाचार वाहक। क्या है? समाचार वाहक जो है बरीद का। इसके बाद एक नाम आता है बलाहर। क्या आता है? बलाहर। अभी बलाहर क्या है? साधारण किसान जो नॉर्मल किसान होता था, साधारण किसान जो है बलाहर होता था। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक नाम आएगा मवास। ठीक है। मवास क्या है? मवास जो है विद्रोहियों के छिपने का स्थान। ठीक है। विद्रोही के छिपने का स्थान जो है मवास कहा जाता था। इसके बाद आता है मसाहत। क्या आता है? मसाहत। मसाहत क्या है? भूमि की पैमाइश। क्या? भूमि की भूमि की पैमाइश मसाहत कहा जाता था। इसके बाद एक नाम आता है मिल्क। आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे, तो दूध की बात कर नहीं, मिल्क होता था विद्वानों या धार्मिक कार्यों हेतु दी जाने वाली वंशानुगत चलने वाली भूमि। वंशानुगत चलने वाली भूमि। कैसी भूमि? जो धार्मिक कार्य हेतु या विद्वानों के कार्यों हेतु जमीन दी जाती थी उसे क्या? और वो वंशानुगत चलती थी। मैं पाया, मेरा बेटा पाएगा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा पाएगा, मेरे बेटे के बाद उसके बेटे का बेटा, तो वंशानुगत चलने वाली भूमि क्या थी? मिल्क थी। तो इसको दूध मत समझिएगा कि आप दूध समझ लो। इसके बाद एक नाम आता है, बहुत बार बता चुका हूं। क्या? मुक्ता। बहुत बार बता चुका हूं। मुक्ता है क्या था? इक्ता था। मुक्ता जो क्या था? इक्ता था। अब इक्ता क्या था? इक्तादार। इक्ता मतलब इक्ता। मुक्ता इक्ता क्या था? इक्ता का मालिक। इक्ता का मालिक क्या था? मुक्ता था। ठीक है। इक्ता का मालिक मुक्ता था। इसके बाद एक नाम आता है, एक नाम आता है मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ क्या होता था? मुतसर्रिफ होता था ग्रामीण किसानों से जो कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। मतलब कि किसानों से कर वसूलने वाला
अधिकारी। कैसा अधिकारी? ग्रामीण किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुतसर्रिफ। ठीक है, मुतसर्रिफ। इसके बाद एक नाम आता है वफ्त। वफ्त बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, वफ्त बोर्ड बहुत बार आप लोग पढ़े हो। वफ्त या गलत लिख दिया क्या? हाँ, वफ्त। ठीक है, ये क्या होता था ये आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ये धार्मिक कार्य हेतु सुरक्षित रखी गई भूमि या संपत्ति। धार्मिक कार्यों हेतु आजकल जितने भी वफ्त बोर्ड हैं, वहां मस्जिद उस्जिद बने हैं, आप देखिए वहां आजकल न जाने क्या क्या नकली नोट छापने की मशीन मिल रही है, कहीं बंदूकें मिल रही हैं। इसका दुरुपयोग इस समय ठीक ठाक स्थिति में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है बलि। क्या आता है? बलि। बलि आप जान रहे हो, बलि प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि जो है बलि होता था। क्या? प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि क्या होता था? बलि कहलाता था। इसके बाद नाम आता है, 2-3 नाम और हैं, सदका। क्या? सदका। ये मैं बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। ये क्या था? धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक, एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। इसके बाद क्या? सरखेल। सरखेल क्या था? सरखेल था 10 घुड़सवार जिसके पास होते थे, 10 घुड़सवार का अध्यक्ष। 10 घुड़सवार का अध्यक्ष जो है सरखेल कहलाता था। इसके बाद क्या? सरहंग। सरहंग क्या होता था? एक निम्न वर्ग का कर्मचारी। क्या? निम्न वर्ग का कर्मचारी जो है सरहंग कहलाता था। इसके बाद हदीस आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी बता दे रहा हूं। हदीस क्या था? हदीस मोहम्मद साहब के कथनों या तथ्य जीवन, या मोहम्मद साहब के कथनों से जो सार निकलते हैं, जीवन से संबंधित जो कहानियों का संग्रह है, जो तथ्य उनके जीवन से संबंधित है, उसे जो हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। उसे हम हदीस कहते हैं। इसके बाद एक नाम आता है हस्म अतरफ। हस्म अतरफ क्या होता था? हस्म अतरफ, मैं जब प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा रहा था तो वहां मैंने पढ़ाया था। हस्म अतरफ क्या होता था? ये प्रांतीय सेना होती थी। इसके बाद एक नाम आता है हस्म कल्ब। ये क्या होती थी? ये दिल्ली की सेना होती थी, मतलब कि ये केंद्रीय सेना होती थी। इसका सीधा नियंत्रण सुल्तान के हाथ में होता था। ठीक है, हस्म कल्ब। इसके बाद एक नाम आता है मुहतसिब। एक नाम आता है मुहतसिब क्या होता था? यह जैसे कोई व्यक्ति इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इस्लाम के विरुद्ध जब कार्य करता था, या इसका बिगड़ा हुआ नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, कि तो क्या कहते थे, मुहाजिब है, अपना कर्म भूल गया है। तो जो इस्लाम के विरुद्ध कार्य को करता था कोई व्यक्ति, और जो उसको रोकता था कि आप इस्लाम के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप अपने सिद्धांत पर लौटो, उसे क्या कहा? उसे मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है, तो इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहतसिब कहा जाता था। इसके बाद एक नाम आता है मैमार।
इसको जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मैमार, ये मैमार क्या होता था? एक प्रकार का अभियंता या इंजीनियर होता था। क्या होता था? अभियंता, अभियंता या अभियंता या इंजीनियर होता था। ये इमारतों का निर्माण करवाता था, इसी के देख रेख में इमारतों का निर्माण होता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे मैमार कहा जाता था, इसे अभियंता कहा गया। ठीक है। अब आज जो है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हुई। अब हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आप देखेंगे जैसे कि जब तैमूर आक्रमण होता है, जब दिल्ली पर बार बार तैमूर आक्रमण होने लगता है, और तैमूर आक्रमण कब शुरू होता है 1398 से 99 के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? विघटन प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर क्या हुआ? उत्तर व दक्षिण भारत में कई राज्य क्या किए? अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए, स्वतंत्र हो गए। जिसमें से आप देखेंगे उत्तर में, उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा, कामरूप थे। तो वहीं दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिण भारत के राज्यों में आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, माबर व खानदेश। ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे 3-4 लेक्चर में खत्म करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग अब मुगल वंश को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक उक्त कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे हमें भी मोरल सपोर्ट मिले और मैं और भी अच्छे से वर्क करके आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत फैक्ट कलेक्ट करके दे सकूं, जिससे कि आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आरओ का हो, चाहे जिस प्रकार की वनडे की परीक्षा होगी, टीजीटीपी, कोई भी परीक्षा होगी, सबके लिए पूर्ण रूप से लाभान्वित साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।